नमस्कार, जोहार। मैं हूं देवेंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत मित्र। दोस्तों, झारखंड की सियासत में पेशा कानून को लेकर जो कोहराम मचा हुआ है, विभिन्न आदिवासी संगठनों के द्वारा जिस तरह सरकार का जो प्रस्तावित ड्राफ्ट है उसका विरोध किया जा रहा है और पेशा कानून को लेकर कई तरह का ओपिनियन सामने आ रहे हैं। आपने अभी तक हमने आपको कई जाने माने हस्तियों से परिचित करवाया है, उनकी राय सामने रखी है। वो सोशल एक्टिविस्ट हैं, लेखक हैं, बुद्धिजीवी हैं। ये तमाम जो चेहरे हैं उनके विचारों को आपसे रूबरू करवाया है। आज हमारे साथ हैं प्रभाकर तिर्की जी। प्रभाकर तिर्की जी भारत आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं। लेकिन प्रभाकर तिर्की जी की पहचान सिर्फ भारत पार्टी के राष्ट्रीय सचिव के रूप में ही नहीं है। झारखंड की सियासत में आदिवासी मूलवासी मुद्दे पर एक काफी सक्रिय रहे हैं। एक अच्छे लेखक भी हैं, इनकी कई पुस्तकें भी सामने आई है और खासकर जिस पेशा को लेकर इन दिनों कोहराम मचा हुआ है, प्रभाकर जी ने उस पर भी पुस्तक लिखी है। तो प्रभाकर जी, अब आपसे ही शुरू करते हैं। झारखंड में जो संग्राम चल रहा है, एक पॉलिटिकल का तनाव की स्थिति बनी हुई है। बाप पार्टी का इसमें स्टैंड क्या क्या है, वह किस रूप में देखती है? देखिए, पहली बात तो ये कि ये जो घमासान है ना, वो घमासान जैसी कोई परिस्थिति नहीं है। और इसको चूंकि जब मीडिया में कोई चीज आता है, लोगों को लगता है कि बड़ा घमासान है, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो परिस्थिति बहुत बिल्कुल स्पष्ट है। 1996 में पेशा कानून बना और निर्देश था राज्य सरकारों को कि 1 साल के अंदर आपको उस पर नियमावली बनाकर उस कानून को लागू कर देना है। 27 साल गुजर गए। ये तो सरकार की जिम्मेवारी थी ना। 27 सालों में नियमावली नहीं बन पाना, ये इच्छा शक्ति को दिखाता है कि भाई लोग नहीं चाहते थे कि कानून बने और कानून धरातल पर उतरे। इसी के कारण से 27 सालों में इस पर कोई पहल नहीं हुई। दुर्भाग्य की बात, सबसे बड़ी बात यह है कि आज इंडिया गठबंधन की सरकार है और इंडिया गठबंधन में कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। 96 में जो पेशा कानून बना था, ये कांग्रेस की सरकार ने लाया था और उसके बाद में कांग्रेस को पता है कि इस पर नियमावली बनना है, कानून को लागू होना है। 27 सालों में कांग्रेस ने भी कभी पहल नहीं की कि ये जमीन पर लागू हो। हम मानते हैं कि कांग्रेस की सरकार राज्य में नहीं थी 14 से पहले, लेकिन आप उसके साथ साथ बहुत सारे काम हैं जो आपको करना था। ग्राम सभाओं को बताना, ग्राम सभा में प्रचार करना, जागरूकता अभियान चलाना, समय समय पर विपक्ष की भूमिका में आकर अपने द्वारा बनाए गए कानून को लागू करने के लिए पहल करना, ये कांग्रेस ने भी नहीं किया। तो ये सबसे बड़ी लापरवाही कांग्रेस पार्टी की थी कि उसने कभी भी बनाए गए कानून का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, उस पर कोई गंभीरता से पहल नहीं की। लेकिन प्रभाकर जी, आप तो कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जो दूसरे इंटेलेक्चुअल्स हैं, दूसरे सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनके निशाने पर तो हेमंत सरकार है, गठबंधन की सरकार है। उनका दावा है, उनका आरोप है कि जिस फॉर्मेट में सरकार पेशा कानून को लेकर आ रही है, जो उपबंध किए जा रहे हैं, उसकी जिस तरह से ड्राफ्टिंग हो रही है, उसमें अधिकारियों की भूमिका बढ़ने वाली है। वो डीसी हो, उपायुक्त हो, खनन पदाधिकारी हो, वन पदाधिकारी हो, इनकी बड़ी भूमिका होगी। और जो ग्राम सभा है, जिस ग्राम सभा को मजबूत करने की मकसद से पेशा कानून को लाया जा रहा था, या पेशा कानून का जो मकसद था, उसी ग्राम सभा को कमजोर किया जा रहा है। मैं समझता हूं आपने ड्राफ्ट देखा होगा सरकार का, तो सरकार के ड्राफ्ट में आपको क्या कमियां नजर आती है? देखिए, मैं आपको एक बता दूं कि पिछले साल
ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट को ये असाइनमेंट दिया गया था कि पेशा कानून की नियमावली का प्रारूप बनाकर वो सरकार को दे। अच्छा। और मैं आपको बताऊं कि मैं उसका एक मेंबर था। उस प्रारूप समिति में मैं भी था और उस प्रारूप में बनाने की भूमिका हमारी भी थी। जी। हम लोगों ने एक बेहतर प्रारूप सरकार को दिया है। दिया। साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी कहा है कि हो सकता है कि इस प्रारूप के अंदर में कुछ कमी रह गई हो, खामियां रह गई होगी, तो इसको ओपन फोरम में लाया जाए और लोगों से सुझाव मांगे जाएं, ताकि सबों की राय सामने आ जाए। तो उसके लिए पंचायती राज विभाग ने एक समय निर्धारित किया था, 1 महीने 1.5 महीने, कि जिनको भी इस प्रारूप पर कुछ कहना है, कुछ सुझाव देना है, खामियों का जिक्र करना है, तो वो लिखित रूप से वहां दें। 1.5 महीने हुए, करीब 150 सुझाव आए। उन सुझावों को उस कानून नियमावली के अंदर में, प्रारूप के अंदर में इंसर्ट किया गया और उसको और भी बेहतर बनाने की कोशिश की गई। मुझे नहीं लगता है कि उस प्रारूप में किसी प्रकार की, चूंकि हम लोग जानते हैं पेशा कानून का उद्देश्य क्या है। विशेष रूप से पारंपरिक जो स्वायत्त शासी व्यवस्था है यहाँ पर, उसी के लिए पेशा कानून बना कि गांवों में जो हमारी शासन व्यवस्था है पारंपरिक, उसके हाथों में आत्मनिर्णय का अधिकार जाए और सुशासन के माध्यम से वो निर्णय लें और विकास की प्रक्रिया उसी के माध्यम से चलेगी। यही तो है पेशा कानून में। तो पेशा कानून का जो प्रारूप बनेगा कभी भी कानून से हटके नहीं बनेगा, वो तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो हम लोगों ने यही कोशिश की कि पेशा कानून के अनुरूप ही वो नियमावली का प्रारूप तैयार हो, और वो हम लोगों ने करके दिया है। हमें नहीं लगता है कि उसमें कहीं कोई इफ बट है। स्वशासी व्यवस्था को पूरा अधिकार कैसे दिया जाए उसके बारे में हम लोगों ने उसमें डिटेल काम किया है। सवाल इतना ही है कि अगर उसमें बहस है तो बहस जिंदगी भर चलेगा। किसी भी मुद्दे पर किसी को कुछ समझ में आएगा तो बहस छेड़ेंगे। भारत के संविधान में भी बहस हुई और भारत के संविधान में बहस के बाद भी वो रुका नहीं, संविधान बना। कमियां थी, खामियां थी, संशोधन हुआ। हम यही कहना चाहते हैं कि पेशा कानून में अभी भी कमी हो सकती है, लेकिन जब तक वो लागू नहीं होगा उसकी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। कमी आएगी प्रैक्टिस में, संशोधन होगा, संशोधन का प्रावधान है उसमें, लेकिन जब तक लागू नहीं होगा तब तक ये सब नहीं होगा। इसको लागू होना चाहिए। क्योंकि 27 साल गुजर गए, अब हम लोग इसमें डिले नहीं होने देना चाहते हैं। नहीं, कुछ लोगों का तर्क है इसमें, ग्लेडसन डुंगडुंग भी हैं और लोग हैं, उनका कहना है कि चूंकि 28 साल गुजर गए, सिर्फ इस आधार पर एक गलत नियमावली को जो सामने नहीं लाया जा सकता। और खासकर जिस नियमावली के तहत जेपीआरए के तहत इसे लाने की जो बात हो रही है, उनका दावा है कि जेपीआरए तो समान क्षेत्र के लिए है। मैं बताता हूँ, ये टेक्निकली लोगों को जानकारी की कमी है और लोगों को जानना चाहिए। मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ कि पेशा कानून किसका हिस्सा है। संविधान के अंदर में जो पंचायती राज एक्ट में जो संशोधन आया 1994 में, पंचायती राज एक्ट में संशोधन आया ना, और संशोधन में करके उसी के अंदर में पेशा कानून को इंसर्ट किया गया 243M से लेके, और उसके बाद चूंकि ये एक्ट में ही प्रोविजन था कि पेशा कानून जहां जिन क्षेत्रों में लागू होगा वहां के लिए सरकारें जिम्मेवार होगी, नियमावली बना के उसको लागू करना है, और उन क्षेत्रों में क्या होगा वो सारी चीजें पेशा कानून में लिखी हुई हैं। तो पंचायत राज एक्ट का हिस्सा है जेपीआरए। जेपीआरए किससे गाइड होता है? तो सेंट्रल कानून है ना, तो जेपीआरए भी पंचायत राज एक्ट से ही गाइड होगा। और जब भी पेशा पर बात आगे बढ़ेगी तो जेपीआरए के ही माध्यम से बढ़ेगी, क्योंकि वही उसका मदर बॉडी है, वही उसकी मदर बॉडी है, उसी को आगे बढ़ाना है। क्योंकि पंचायती राज एक्ट और स्टेट में पंचायती राज एक्ट। उनका दूसरा तर्क है कि पेशा कानून में जो 23 उपबंध हैं
उसे हूबहू लागू किया जाए। हाँ, ये तो हम भी मांग कर रहे हैं, उसमें कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। हमने कहा है कि पेशा कानून में जो भी प्रावधान है वो हूबहू लागू हो, ये तो हम भी कह रहे हैं। और नियमावली जब बन के आ जाएगी तो उसमें सारी चीजें हैं कि जो बंद है उसको लागू करना है, ये सरकार की जिम्मेवारी है। ये उनका तीसरा पॉइंट है, वे कहते हैं कि सरकार के ड्राफ्ट में नगर निगम चुनाव की भी बात की गई है। तो पेशा नियमावली में तो निगम चुनाव की कैसे होगा, नगर निगम का चुनाव? वो तो उसके लिए मेसा का निर्माण किया था, मेसा का कानून बना ही नहीं जब कानून ही नहीं बना। ये मामला अलग है पेशा कानून से, ठीक है ना। नगर निगम का अलग क्लॉज ही है, क्लॉज है भाग 9 का, ठीक है ना। पंचायत राज एक्ट के अंदर में भाग 9 का वो म्यूनिसिपलिटी के बारे कहता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए तो पेशा कानून बन गया अनुसूचित क्षेत्रों में, उसी तरह से शहरी क्षेत्रों के लिए मेसा कानून बनाया जाना अभी बाकी है, ठीक है। तो ये तो हमारी एक मांग स्टैंड कर रही है ना। अभी पेशा लागू हो जाएगा तब हम मेसा की बात करेंगे ना। पेशा लागू ही नहीं हुआ है अभी, तो अभी हम नया मामला उनका डर या उनकी आशंका इस बात को लेकर है कि सरकार जो है ये पेशा एक्ट के बहाने अब यहाँ नगर निगम का चुनाव को भी वैध करने जा रही है, जो कि उनका दावा है कि अब तक जितने भी नगर निगम के चुनाव हुए सब असंवैधानिक हुए हैं। देखिए, वो तो कानून लागू होगा उसके बाद ही ना अवैध और अवैध कहिएगा। पेशा कानून लागू हो जाएगा तो उसके तहत जो होना है उसको होना है, उसके खिलाफ कोई काम करेगा तो कहिएगा अवैध है। अब मेसा कानून जब तक नहीं बनेगा आप कैसे कह सकते हैं कि वैध है कि अवैध है। पेशा सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ही कानून बना है, उसमें शहरी क्षेत्रों का कोई जिक्र ही नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए या अनुसूचित क्षेत्रों? अनुसूचित क्षेत्रों तो ग्रामीण क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र में जो शहरी इलाके हैं तो वो किसके तहत गाइड होंगे? पंचायती राज का जो सामान्य कानून है, आज तो वही स्थिति है। इसका मतलब रांची में ग्राम सभा का कानून चलेगा, नगर निगम का कानून नहीं चलेगा। जब मेसा लागू होगा तब चलेगा नगर निगम। जब तक मेसा लागू होगा तो शहरी क्षेत्र में भी वार्ड का जो गठन होगा ना, वो मेसा के अनुरूप होगा, जो शेड्यूल एरिया का जो ये कानून बनेगा, ठीक है ना। तो प्रभाकर तिर्की जो मौजूदा नगर निगम है इसको वैध मानते हैं, अवैध मानते हैं, संवैधानिक नहीं है तो अभी तो वैध ही है ना। कानून नहीं है उस पर हम अवैध कैसे कहेंगे? यही वो तो सामान्य कानून से मेसा लागू हो रहा है, सामान्य कानून से वो संचालित हो, यही दृष्टि का अंतर है ना। आज भी पेशा को भी सामान्य कानून से संचालित करने की लोग कोशिश कर रहे थे। लागू हो जाएगा तो सामान्य कानून पंचायत का वहां खत्म हो जाएगा। जिस दिन मेसा लागू हो जाएगा उस दिन मेसा से सामान्य कानून खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यही दृष्टि का अंतर उनका कहना है, क्योंकि मेसा का निर्माण हुआ नहीं इसलिए नगर निगम का चुनाव अवैध है। आपकी दृष्टि है कि चूंकि मेसा बना ही नहीं इसलिए सामान्य कानून लागू है। हमारी ये मांग है कि मेसा कानून बने, ये तो पार्लियामेंट से बनना है। लेकिन अभी मेरा स्टैंड कहाँ है, पेशा कानून जो बन चुका है उसको पहले लागू करिए। मेसा के बहाने हम पेशा को रोक के रखेंगे, ये तो गलत बात है ना। इसीलिए ये गलत तर्क है, वो ऐसा होगा तो ऐसा होगा इसलिए ये नहीं ला। अरे मेसा अलग है, पेशा अलग है, ठीक है ना। जिस दिन मेसा बनेगा तो मेसा की बात करेंगे। आज पेशा बन चुका है, पेशा लागू होना है, लेट हो चुका है ऑलरेडी। इसीलिए हम लोग की मांग है कि पेशा को अविलंब सरकार लागू करे, भले ही नियमावली में त्रुटियां हो। नहीं, त्रुटियां आएंगी, थोड़ी बहुत रहेंगी, लेकिन कुल मिला के जो प्रारूप बना है वो पेशा कानून के प्रावधानों के अनुरूप ही वो प्रारूप बना है, ये मैं कह सकता हूँ। उनका एक दावा है कि जो मौजूदा ड्राफ्ट है इसमें जमीन वापसी के लिए या जमीन सरकार यदि जमीन लेती है, कंपनियां जमीन लेती है तो 1/3 मेजोरिटी ग्राम सभा में मेजोरिटी का ड्राफ्ट किया गया है। जबकि देश के जो दूसरे कानून है जब उसके तहत जमीन का अधिग्रहण किया जाता है तो 2/3 मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है। तो सरकार 1/3 लेकर क्यों आ रही है? दो डिफरेंस है ना। एक डिफरेंस है भूमि अधिग्रहण कानून 2013 और एक डिफरेंस है भूमि अधिग्रहण कानून 2015। हम लोगों ने वो चला गया संशोधन में 2013 के आधार पर जो प्रोविजंस थे, ग्राम सभा की सहमति जिसमें 2/3 की बात कही गई, ठीक है ना। हम उसकी मांग कर रहे हैं और वो अभी विचार में चल रहा है अभी।
उसको हम लोग ठीक करेंगे। मैं भी आदिवासी हूँ, तो हम खुद चाहेंगे कि आदिवासियों के हित में अच्छा कानून बने। सीएम भी आदिवासी हैं, वो भी खुद चाहेंगे कि आदिवासियों के लिए अच्छा कानून बना। मेरा यही कहना है, जो लोग बहस खड़े कर रहे हैं, आप इसको लेके ग्लैडसन डुंगडुंग की क्या बात करते हैं? वो तो इंडिया गवर्नमेंट की सरकार बनाने में सक्रिय थे। तो आप सीएम के पास बैठ के क्यों नहीं बातें करते? आप बाहर में चर्चा छेड़ रहे हो, आप बहस में कर रहे हो। उनका दावा रहा है मीडिया में, जो बोलते रहे हैं कि मैं तो सदा विपक्ष की भूमिका में हूँ। नहीं, आप इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े पक्षधर रहे हैं। हाँ, रहे हैं और कैंपेन किया है आपने कि इंडिया गठबंधन की सरकार बननी चाहिए। इस बात को स्वीकारते हैं, ऑन कैमरा से बन गई है। आपको सरकार से बैठ के बात करना चाहिए। आपकी सरकार है, अगुआ सरकार है। बल्कि हम कह सकते हैं कि हम शुरू से ही विपक्ष में खड़े हैं और आज भी विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। लेकिन ग्लैडसन डुंगडुंग भी तो सरकार के साथ रहे हैं, सरकार बनाने में उनकी भूमिका है। आप सीएम से बात क्यों नहीं करते हैं? मेरा कहना है कि आम जनता को गुमराह मत कीजिए बहुत सड़क। उनका तर्क है कि मुझे भाजपा को रोकना था, मेरा मोटो था, इसलिए मैंने इंडिया गठबंधन का समर्थन किया। तो अब आदिवासी मुद्दे की लड़ाई लड़नी है तो मैं सरकार के खिलाफ हूँ। एकदम सरकार के पास जाना पड़ेगा। हम भी उसी प्रक्रिया में गए हैं। हम भी बाहर से सिर्फ विरोध नहीं कर रहे हैं, हमने प्रारूप में भूमिका निभाई है। आपका मानना है कि ग्लैडसन डुंगडुंग जो तर्क खड़ा कर रहे हैं, वो उनको अपने पक्ष को सरकार के समक्ष रखनी चाहिए। खैर, हम दूसरे बात करते हैं। एक जो बात है कि जमीन वापसी, जिस तरह ट्राइबल एरिया में या अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित एरिया में बाहरियों के द्वारा या किसी तरह का जमीन चला गया है उसके मूल रैयत के हाथ से, इसकी वापसी का अधिकार किसके पास रहेगा? ग्राम प्रधान के पास या के पास रहेगा? ये क्लियर है प्रोविजन। ये अगर कोई जमीन आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासी के हाथ में चली गई है, तो ग्राम सभा निर्णय लेने के लिए सक्षम है कि उस जमीन वापसी फिर से उसके मूल मालिक के पास जाए। पर उनका दावा है कि इसमें डीसी की भूमिका तय कर दी गई है। समझने की बात है, उसमें लिखा हुआ है बहुस्तरीय। जो हमारा ग्राम सभा है ना, बहुस्तरीय क्या है? स्ट्रक्चर जानना चाहिए उसको। सबसे नीचे गांव है, उसके नीचे पढ़ा है। एक पढ़ा में 9 गांव, 7 गांव, 12 गांव आते हैं। ठीक है, पढ़ा के ऊपर में राजी पढ़ा है। तो बहुस्तरीय कहने का मतलब, अगर यहाँ मामला सॉल्व नहीं हुआ तो पढ़ा में जाएगा, पढ़ा में सॉल्व नहीं हुआ तो हो जाएगा। तो क्या है आपके उपबंध में इसका जिक्र है? एक्चुअली जिक्र है उसमें, लोग ठीक से पढ़े उसको तब ना। लेकिन उसके बाद भी उसमें क्या लिखा हुआ है? यदि ग्राम सभा या पारंपरिक व्यवस्था सफल नहीं होती है तो ये मामला फिर डीसी के पास जाएगा। तो उसमें गलत कहाँ है? हम आपको अधिकार दिए ना। आपके बहुस्तरीय जो समाज पारंपरिक व्यवस्था है, माने आप ग्राम सभा पढ़ा एग्जैक्टली वो अभी जब स्ट्रक्चर बनेगा ना, तो हम लोग उस स्ट्रक्चर पर भी अभी आने वाले हैं। वहां से जब नहीं सक्षम होगा, फैसला तो आना है ना, उस फैसला को तो जाना पड़ेगा ना। एक दूसरा पॉइंट जो उठ रहा है वह है खनन को लेकर। उसमें बताया, तर्क दिया जा रहा है कि पेशा एक्ट में तो कहीं ये विवरण ही नहीं है कि बालू का भी A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड होता है। ये लोग तो बालू को भी A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड में बांट करके और खनन जो माइनिंग डिपार्टमेंट को अधिकार देने जा रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो बालू है, लघु खनिज बोले, लघु खनिज, लघु खनिज में बालू एज ए होल कोई कैटेगरी उसमें नहीं है। बालू, लघु खनिज में बालू आता, कंकड़ आता, पत्थर आता। ठीक है, लघु खनिज की बात कही गई है कि लघु खनिज का अधिकार ग्राम सभा के पास होगा, वो उसको संचालित करेगी। और इवन उसका कोष जो है वो भी ग्राम सभा के फंड में जाएगा। लघु खनिज की बात। कितना कोष? पूरा कोष या उसका कुछ? उसका कोष जो संचालन होगा, पूरा का पूरा कोष ग्राम सभा में जाएगा। जी हाँ, ग्राम सभा उसको संचालित करेगी, उसका फिर अकाउंट सिस्टम मेंटेन होगा। ग्राम सभा तो एक सरकार बनने जा रही है ना, उसका अपना सचिवालय होगा, अपना कोष होगा। उसको एक बात बताइए, इसी ग्राम सभा की लड़ाई, सशक्तिकरण की लड़ाई आप भी लड़ते हैं, ग्लैडसन भी लड़ते हैं, विक्टर मल्टो भी लड़ते हैं, प्रेमचंद मुर्मू भी लड़ते हैं, और आप लोग आपस में ही इतना कॉन्फ्लिक्ट में क्यों रहते हैं? कभी किसी को लगता है ना कि उनका दिमाग ज्यादा चलता है। अच्छा। तो एक छोटे से पॉइंट को लेकर विवाद खड़ा कर देते हैं। आप सिर्फ नहीं है ना, आपकी एक छोटी बात के चलते पूरा समाज का कानून नहीं रुक सकता है ना।
सरकार को लेना है जिम्मेवारी। सरकार अगर खामी रहते हुए भी लागू करती है, सरकार की जिम्मेवारी है ना। तो आप सरकार को काम तो करने दीजिए, पहले बहस खड़ा कर रहे हैं नहीं लागू होना चाहिए, पहले लागू होने दीजिए, उसके बाद बाकी चीजें सुधरेंगी। थोड़ी बहुत जो खामियां हैं, मेरा दावा है कि जो प्रारूप बन के तैयार हुआ है उस प्रारूप में वो प्रारूप पूरी तरह से पेशा कानून के अनुरूप बनाया गया है। और जब इन लोग बैठेंगे, इन लोग तो बैठते नहीं है ना, इन लोग अपना अपना राग अलापते हैं। हम भी कहते हैं कि बैठो और हम क्लियर करेंगे। माल्टो जी का क्या है, पी पेशा। पी पेशा। हम कहते हैं कि आप पी पेशा बोलिएगा तो कौन सा कानून लागू होगा? वो क्या पेशा से अलग है क्या? पी पेशा भी उसी कानून की बात कर रही है और पेशा भी उसी कानून की बात कर रही है, तो आप पी पेशा क्यों बोलना चाहते हैं? आप लोग माल्टो जी के बात को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? नहीं, क्यों स्वीकार करेंगे? वो टर्म बना हुआ है ना, जो कानून पास हुआ ना, वो कानून पेशा के नाम से बना हुआ है ना। आप उसको पी पेशा बनाना चाहते हैं, ये तो जिद है ना। अरे कोर्ट ने पेशा के नाम से निर्णय दिया है, टेक्निकल बात है ना। कोर्ट ने पेशा के नाम पे निर्णय दिया है, सुप्रीम कोर्ट में पेशा के नाम से सुनवाई होती है, पंचायती राज में कानून में पेशा के नाम पे पूरा कानून बन गया है। आप उसको पी पेशा बोल रहे हैं। तो माल्टो जी की बात हुई, हम एक एक करके सबका क्लियर कर दे रहे थे। रजनी मुर्मू भी है। रजनी मुर्मू तो उनका कहना है कि आदिवासी समाज की जो स्वायत्त व्यवस्था रही है, जो ट्रेडिशनल सिस्टम रहा है, कस्टमरी लॉ रहा है, ये पुरुषों का नजरिया है। ये तो नया सोच है, ये नया विवाद है, इससे पेशा कानून को लेना नहीं, उनका मानना है, हम जानते हैं उनका स्टैंड। उनका स्टैंड ये है कि इस पेशा कानून में महिलाओं की भूमिका क्या होगी, और खासकर उनका के जो मानकी मुंडा प्रथा है, इसमें भी महिलाओं के लिए 20% आरक्षण व्यवस्था कर दिया जाए। नहीं, वो तो होगा आगे, लेकिन उसमें पारंपरिक व्यवस्था की बात कही गई है। इनकी जो बात है उसका भी सम्मान होगा कब? जब पारंपरिक व्यवस्था के लोग बैठेंगे। वो मामला उनका है कि हम व्यवस्था के अंदर में नए समय के अनुसार क्या बदलाव लाएंगे। तो क्या प्रभाकर जी रजनी मुर्मू को इस बात के लिए आश्वस्त कर रही हैं कि आपका जो स्त्री विमर्श है उसे प्रभाकर तिर्की जैसे इंटेलेक्चुअल सम्मान कर रहे हैं? निश्चित तौर पर मैं सम्मान करता हूं, और ये बातें आएंगी आने वाले दिनों में, लेकिन पेशा कानून में इसलिए नहीं आएंगी क्योंकि वो पारंपरिक व्यवस्था से रिलेटेड है। जिस दिन पारंपरिक व्यवस्था में ये निर्णय हो जाएगा, ग्राम सभा निर्णय लेगी कि भाई नहीं, हम लोग इतने सालों तक चले, अब महिलाओं को भी देना है, बड़ी अच्छी बात होगी। तो क्या पुरुष इतना जल्दी अपने अधिकार छोड़ देंगे? आपको नहीं मालूम है, चाईबासा में मानकी मुंडा में अभी मानकी भी बनी है महिलाएं। रजनी जी को नहीं पता है, और रजनी मुर्मू जी संथाल समाज से आती हैं। आप वहाँ बात करिए ना, मानकी मुंडा लोग तो तय कर लिया कि नहीं, हम लोग महिलाओं को भी मानकी बना सकते हैं। कई मानकी अभी महिलाएं बनी है, समय के अनुसार बदलेगा, लेकिन कोई चीज को कहां घुसाना है ये सोचने की जरूरत है। आप पारंपरिक व्यवस्था में इसकी बात करिए, ऑटोमेटिक क्यों पेशा में आ जाएगा। लेकिन आज की जो व्यवस्था है, आज की व्यवस्था में वो नहीं है, इसीलिए वो पेशा में नहीं आया। आने वाले दिनों में बदलाव आएगा, जब प्रैक्टिस शुरू होगा तो सामाजिक पारंपरिक व्यवस्था के लोग बैठेंगे, ग्राम सभा बैठेगी, निर्णय लेगी, निर्णय लेके उसको उसमें डाला जाएगा। उसमें स्त्री पुरुष का तो बाइफर्केशन है नहीं, उसमें पारंपरिक व्यवस्था कहा गया है। पारंपरिक व्यवस्था में महिलाओं को अधिकार वहां से क्लियर हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली अधिकार लोगों को मिलेगा। ये विवाद का विषय नहीं है, ये अपने समाज को सुधारने की बात है। और हम हमेशा बहुत उस लेवल पे सोचते हैं कि समय आएगा, आज समाज के लोग नहीं मान रहे हैं, मान लीजिए कल मानेंगे, परिस्थिति बदलेगी, महिलाएं पढ़ लिख गई हैं, महिलाएं डेवलप हो रही हैं, महिलाएं जब एमएलए बन रही हैं तो महिलाएं पढ़ा में क्यों नहीं रहेंगी? महिलाएं मानकी बन रही हैं। एक पेशा कानून पर एक तीसरा पक्ष भी है। जी, क्योंकि आप सारी चीजों को देखते हैं, पेशा के एक्सपर्ट के रूप में आप जाने जाते हैं, या जाने जाते हैं आप। एक जो गिरभांस आ रही है वो है मूलवासी समुदाय की ओर से। आदिवासी समुदाय तो अपनी बातों को मुखरता से रख रहा है, पर सवाल यह है कि उसी शेड्यूल एरिया में मूलवासी समुदाय भी रहता है, उसकी भी एक अच्छी खासी आबादी है। उनकी आशंका है, यदि आरोप नहीं कहे तो उनकी आशंका है कि इस पेशा कानून में हमारी भूमिका क्या होगी। अब देखिए, उसको ऐसे समझिए, हम इसीलिए हम बार बार लोगों को हम लोग बताते भी हैं, हम लोगों ने
पारंपरिक व्यवस्था की बात हम बोल रहे हैं, और वो भी आदिवासी पारंपरिक व्यवस्था, क्योंकि यही स्थापित हुआ इस राज्य में, आदिवासी क्षेत्रों में पारंपरिक व्यवस्था स्थापित हुआ, इसीलिए हम उसको आदिवासी पारंपरिक व्यवस्था बोलते हैं। लेकिन उस व्यवस्था का हिस्सा कौन है? गांव में अब जब जाइएगा, वहाँ मुस्लिम भी है, चमार भी है, धोबी भी है, लोहरा भी है, तो अलग करने की बात कहाँ है, या अलग कहाँ है? वो तो ग्राम सभा का हिस्सा है, ग्राम सभा ने वो भी उसी का हिस्सा है, और उसका पूरा का पूरा लाभ गांव के अंदर रहने वाले सारे लोगों को मिलेगा। सिर्फ व्यवस्था हमारा पारंपरिक, तो पारंपरिक व्यवस्था में सारे लोग हैं। माने आदिवासी समाज जिस फैटर्निटी, जिस लिबर्टी और जिस इक्वालिटी की बात करता रहा है, जयपाल सिंह मुंडा भी एग्जैक्टली बोले थे कि हमें स्वतंत्रता और समानता किसी दूसरे से सीखने की जरूरत नहीं है, वह जो उसका मूलभूत तत्व है वहाँ के आदिवासी पारंपरिक व्यवस्था के अंदर में वो जीवित है। पर एक जो उनका दूसरा आशंका है कि तब तो जो मुंडा का जो पद है वो तो सिर्फ आदिवासी के पास ही रहेगा, फिर हमारी भूमिका क्या होगी? नहीं, आप विकास की प्रक्रिया में आपको उसका लाभ मिलेगा ना, ठीक है ना, आपकी विकास की प्रक्रिया में आपको उसका लाभ मिलेगा। विकास की प्रक्रिया क्या है? आपको लघु खनिज है, कल को बालू का उठाव होगा, ठीक है ना, ग्राम सभा एक सिस्टम बनाएगी ना कि कैसे इस बालू का उठाव करना है, कोऑपरेटिव बनेगा, कोऑपरेटिव में सारे लोग रहेंगे, ठीक है, और उसके बाद उसका उठाव होगा तो उसका लाभ किसको मिले? सबको मिलेगा ना जो उसमें शामिल है। कुल मिलाकर के जो पेशा कानून है उसको लेकर जो गैर आदिवासी समुदाय है या जिसे मूलवासी समुदाय कहते हैं, उनकी आशंका जो है तथ्यों पर आधारित नहीं है। उनकी आशंका बेफजूल है, इसलिए हम बार बार हम लोग भी क्लियर करते हैं कि हम पारंपरिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं, और उस व्यवस्था में जो जिस प्राचीन व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं उसमें सारे जाति समूह के लोग पहले से शामिल हैं, ऐसा कॉन्सेप्चुअली माना गया है आदि व्यवस्था के अंदर में, तो उसमें अलग करने की बात ही नहीं है, सब लोग उससे लाभान्वित होंगे। तो ये थे हमारे साथ प्रभाकर तिर्की जी, जिनका मानना है कि सरकार जिस ड्राफ्ट को लेकर आगे बढ़ रही है उसमें पेशा कानून के सभी 23 उपबंध भी हैं, और उसके मूल आत्मा, मूल भावना जो है उसको लेकर ही सरकार आगे बढ़ रही है। हालांकि यह स्वीकार करते हैं कि ड्राफ्ट तो ड्राफ्ट है, कुछ एक कमियां हो सकती है, लेकिन उसके लिए आगे सुधार की गुंजाइश भी बनी हुई है। तो पेशा कानून के वर्तमान स्वरूप पर अड़ंगा अड़ाने के बजाय इसे क्रियान्वित होने दिया जाए, लागू होने दिया जाए, ताकि 28 वर्षों का या 30 वर्षों का जो झारखंड में आदिवासी मूलवासी समुदाय का सपना रहा है उसकी राह में कोई विघ्न खड़ा नहीं